कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी ताकत होने वाली सहकारिता अब प्रदेश में लगातार पतन की ओर अग्रसर। हालांकि शुरुआती दौर में तो इसे और बल देने के लिए भाजपा सरकार ने कई जतन किए, लेकिन पिछले करीब 7 से 8 सालों से उसने भी इसकी सुध लेना बंद कर दिया। लगातार बिगड़ते हालात के बीच पूरे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की हालत खस्ता है। सहकारी संघ बंद हो रहे हैं और जिला सहकारी बैंकों की ज्यादातर शाखाएं घाटे में चल रही हैं। और इन सब के इतर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन कहां दम तोड़ चुका है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। सहकारी आंदोलन मध्य प्रदेश में लगभग समाप्त हो गया है। सहकारी बैंकों की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब हो गई है। भूमि विकास बैंक को तो खत्म करने का प्रस्ताव चल रहा, विचार चल रहा है। तो सहकारी मूवमेंट इन 10 सालों में मध्य प्रदेश में खत्म हो गया भ्रष्टाचार के कारण। रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों के ऊपर जो गंभीर टिप्पणियां की हैं, वो अगर आप पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि सहकारी आंदोलन में किस तरह की अराजकता है। निश्चित ही प्रदेश के पटल पर सहकारिता जैसा बड़ा मुद्दा कहीं गुम सा हो गया, लेकिन इसने तूल पकड़ा शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ, जहां कांग्रेस ने रीवा के बहुचर्चित जिला सहकारी बैंक डभोरा का मामला उठाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और इस घोटाले में भाजपा नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश में और बिंद रीजन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है सहकारिता का, और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सोसाइटियों के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे, कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बंदर बांट की करोड़ों रुपए का घपला किया है। और आज जो लोग इसको अंजाम दिए हैं, सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। सिर्फ उनसे पैसा जमा करा लेना, हम समझते हैं कि वो उतने में ही खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। सदन में गूंजकर मामले ने सियासी रंग अख्तियार किया। सियासी हित साधने के लिए सियासी आरोप लगाए गए। ऐसे में सरकार द्वारा अपना पक्ष रखना जरूरी हो जाता है, और उसने रखा भी। और क्या रखा, आप भी सुनिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया था कांग्रेस ने, उसको वहां से निकालने का काम बहुत शिद्दत के साथ माननीय भार्गव जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हम सभी सदस्यों को समय समय पर कहा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत हमें जहां भी कोई गड़बड़ियां मिलती उस पर बहुत ताकत से कार्रवाई करना चाहिए। और आज कांग्रेस जब निरुत्तर हो गई तो राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से उन्होंने सदन का बहिर्गमन किया। उनका अधिकार है, करें, लेकिन लाभ लेने की दृष्टि से ये उचित नहीं। ये तो रही आरोप और प्रत्यारोप की बात, लेकिन यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा करना लाजमी है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार सहकारिता का ह्रास हो रहा है। इस बात पर यदि मंथन किया जाए तो कुछ एक अहम बिंदु निकलकर सामने आते हैं, और वो है ग्रामीण इलाकों में साहूकारी प्रथा का अभी तक कायम होना। सहकारी समितियों को वित्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी आंदोलन विपणन और विधायन के पारस्परिक संबंधों को समझने में नाकाम रहा। इन्हें सरकारी अभिकरणों और निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी है। इसका प्रबंध और नेतृत्व प्रायः अकुशल और दोषपूर्ण ही रहा। सियासी आरोपों के जरिए ही सही, लेकिन सहकारिता की बदहाली एक बार फिर प्रकाश में आ चुकी है। अब देखना ये है, क्या विधानसभा के पटल पर उठा ये मुद्दा क्या इस क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाने में सफल साबित होगा। भोपाल से INE 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित, और आज मुद्दा करेंगे विधानसभा में जोर शोर से गूंजे सहकारिता के मुद्दे की। इस मुद्दे पर चर्चा करने के पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर सहकारिता है क्या। क्या है सहकारिता? समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को ही सहकारी संस्था कहते हैं। आजाद भारत से पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज विराट रूप धारण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध तो हुए ही हैं, साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक कम हुई है। एक अनुमान के अनुसार इस समय देश भर में करीब 5 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियां समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, लेकिन कृषि, उर्वरक और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सर्वाधिक है।
मौजूदा वक्त में बैंकिंग के क्षेत्र में भी सहकारी समितियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भारत में सहकारिता की ये निश्चित व्याख्या सन 1904 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर की थी। भारतीय मानस जगत में, भारतीय पटल पर भारतीय जनमानस को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने के लिए सहकारिता की जो कार्य प्रणाली भारत के ताने बाने में एक गहरी पैठ बना चुकी है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पटल से लगातार अदृश्य होती चली जा रही। सहकारिता किसी भी समाज में पारस्परिक आर्थिक और सामाजिक विस्तार के लिए, विकास के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सहकारिता को लेकर लगातार कुछ भ्रष्टाचार, कुछ घोटाले और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं सामने आई हैं, उसने लगातार इस दिशा में सोचने को मजबूर किया है। वहीं आज विधानसभा में कांग्रेस ने सहकारिता के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवालिया निशान लगाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज की इस खास खबर में, खास पेशकश में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से हमारे विधायक शैलेंद्र पटेल साहब और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा साहब। तो चर्चा शुरू सीधा मैं कृष्ण मोहन झा साहब से एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया लूंगा। झा साहब, जिस प्रकार से एक भारतीय जनमानस जो आपसी सामंजस्य और सहजता के साथ विकास की अवधारणा पर टिका हुआ है, वहाँ सहकारिता एक मजबूत कॉन्सेप्ट हो सकता था। वो कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। इसको लेकर आपका क्या नजरिया? देखिए नवीन जी, आप देखते हैं कि चाहे अमूल की बात करें, चाहे लिज्जत की बात करें, आज अमूल का ब्रांड पूरे देश में, जो गुजरात से शुरू हुआ और आज देश में बिल्कुल फल फूल रहा है और लगातार वृद्धि होती जा रही है। और आज अमूल का ब्रांड यानी गुजरात जो है अमूल के नाम से जाना जा रहा है। उसी ढंग से लिज्जत पापड़ जो एक बहुत छोटे से समूह में शुरू हुआ और आज बड़ा विस्तार पकड़ लिया। आपने देखा होगा जब पुरानी बात करें तो सहकारिता आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जो सहकारिता के जो नेता हुआ करते थे उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती थी राजनीतिक रूप से। तो हमारे यहाँ पिछले 8-10 सालों से ये काफ़ी गिरावट आई है। निश्चित रूप से आप देखिए कि आरबीआई ने जो लिस्ट जारी की है मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, कई डिफ़ॉल्टर हुए हैं। और उसके पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष या कहीं उसके जो एमडी हुए वो बहुत बड़े बड़े घोटालों में फंसे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट, चूँकि कोऑपरेटिव में शुरू से राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इस कारण से जो है निश्चित रूप से ह्रास होता जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में आप देखिए कि हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में ना चुनाव हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ डिफ़ॉल्टर हो चुकी हैं। जी शैलेंद्र साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने ही मुद्दा उठाया, आपको क्या लगता है कि अगर 10 सालों में सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश सबका साथ, सबके विकास की बात करता है, लेकिन सबके साथ और सबके विकास में सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया, अगर ये साथ होता या सहकारिता का विकास होता तो प्रदेश की स्थिति क्या होती? आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? नवीन जी, मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर। प्रदेश में कहीं ना कहीं सहकारिता मूवमेंट स्लो होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। उसका मुख्य वजह है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो सहकारी समितियों की उतनी बची नहीं है। सरकार का योगदान कम होता जा रहा है। जो दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनकी क्रेडिट लिमिट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जो लोन दिए जाते हैं किसानों को वो कम होते जा रहे हैं, एक लिमिट तक वो मिल रहा है। तो एक तो जो लोन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जैसा कि झा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, ग्राउंड रियलिटी की बात करी कि सहकारिता में कोई ये कहेगा कि राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो वो झूठी बात होती है। सहकारिता में क्योंकि जो जनता है वो जुड़ी रहती है, वो अपना चेयरमैन चुनती है, जिला कमेटी चुनती है, उस तरीके से ये ऊपर तक चलता है। लेकिन पिछले जो 2 चुनाव सहकारिता के हुए वो निश्चित रूप से चुनाव हुए ही नहीं, ऑन द पेपर चुनाव हो गए। और जब ऑन द पेपर चुनाव होते हैं, जो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, तो जो संचालन मंडल होता है वो अपने हिसाब से संचालित करता है और वो व्यवस्था पूरे प्रदेश में फैल गई। एक सोसाइटी मिलाकर हम देखें तो ऐसी हजारों सोसाइटियां जो हैं प्रदेश के अंदर, उन सभी में ये परिपाटी हो गई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो आज भी मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि हम अगर इसको आंकड़े उठाएंगे, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे तो आज भी छोटे किसान और जो हैं वो सहकारिता से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक अभी बीमे और मुआवजे की बात भी आई थी, वो किसान बीमा से छूट जाएगा क्योंकि उसको सहकारिता से लोन ही नहीं मिल रहा, उसका सदस्य ही नहीं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी स्वीकारा कि हम एक आदमी को हम सहकारिता से जोड़ेंगे, तो अभी तक वो 12 सालों में करके आ रहे थे, कितने लोगों को उनको जोड़ा, ये एक प्रश्न उठता है। अभी तक सहकारिता मूवमेंट को हम अमूल और लिज्जत ने तो एक बहुत बड़ा नाम कमाया देश के अंदर, उस जैसा एक छोटा सा ब्रांड भी हम लेकर नहीं आ पाए हैं। जैसा दुग्ध संघ का हमारे यहाँ चलता है, उसके मामले में मैं ले जाना चाहता हूँ कि जितने हमारे फेडरेशन होने चाहिए थे, फेडरेशन 5 के 5 ही हैं, अभी तक फेडरेशन ही नहीं बढ़े।
और किसानों को जो सीधा लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित है, इसलिए किसान भी सहकारिता मूवमेंट से कहीं ना कहीं कंधी काट रहा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत उपयुक्त बात कही। यहाँ मैं फिर एक बार रुख करूँगा झा साहब की तरफ। अगर झा साहब मध्य प्रदेश के पटल पर पिछले कुछ वर्षों से नज़र डालें तो जिस प्रकार से सहकारिता का ह्रास हुआ है, नेशनलाइज बैंकों की पहुंच नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों तक, न नेशनलाइज बैंक वो सुविधाएं उन ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया करा सकते हैं जिनकी किसानों को दरकार है, न उनके अंदर वो संवेदनशीलता है, न वो समझ है कि सहकार क्या है, समाज क्या है। वो एक व्यावसायिक रवैये के साथ आगे बढ़ते। जब सहकारिता के जो पर्याय बनने वाली संस्थाएं थी, जब उनमें कमी आई तो मध्य प्रदेश के पटल पर अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों का एक मकड़ जाल फैला गया। ऐसी सोसाइटी लोगों से पैसे जमा कराए, उन्होंने लेके भागी। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जन धन की योजना की बात करते हैं, किसान मुख्यमंत्री किसानों की संवेदनशीलता की बात करते हैं, किसानों तक हर संभव मदद पहुंचाने की बात करते हैं, तो अगर ये तंत्र मजबूत और विकसित होता तो शायद वो जनधन सुरक्षा योजना और जो मुख्यमंत्री की जो योजना है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फलीभूत होती ग्राउंड पे। निश्चित रूप से नवीन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को 0% ब्याज में जब से लोन देने की जो घोषणा की, तब से ये सहकारिता जो आंदोलन रहा है, सहकारिता चीज़ें कमज़ोर पड़ दी गई। क्योंकि जो 3 लाख तक की लिमिट थी, तो उससे ज़्यादातर जो बड़े, चाहे वो धनाढ़ लोग रहे हों, चाहे वो अच्छे प्रभावशाली लोग रहें, तो वो ज़्यादा लोन लेना शुरू कर दिया उन्हें। क्योंकि कि आप भी जानते हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम में आप करेंगे तभी आपको 0% ब्याज मिलेगा। उसके ऊपर जाएंगे तो 7 से 13% तक मिलता है। तो हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आम जनता है, आम जो ग्रामीण है, उसको वो ज़्यादा लाभ नहीं ले करके जो खासतौर पे सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से, और वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि आज मान लीजिए मेरे ऊपर भी 10-5 लाख रुपए, तो ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता उसमें, क्योंकि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं बैंकों का एनपीए भी बढ़ रहा है। जो निश्चित रूप से एनपीए बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक अनिल फिरोजिया साहब। आपका स्वागत है IND 24 के इस मंच पे। अनिल जी, सीधा प्रश्न आपसे, सबका साथ सबका विकास आपकी अवधारणा, इस प्रदेश के, देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की आपकी अवधारणा, आपका ध्येय वाक्य। मुख्यमंत्री किसानों तक पहुंचना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना लाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा तंत्र जो स्वविकसित और स्वफलित और स्वचलित भी हो सकता था, जो हमारे समाज की एक सामान्य, हमारे समाज के सामान्य DNA में वो समाया हुआ है। आपसी सहकार, आपसी मेलजोल, जो हमारे समाज की एक मूल अवधारणा है भारतीय समाज की। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ और सहकारिता के क्षेत्र में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी हमने झा साहब की जानी। तो आपका क्या कहना है कि आखिर इतनी संवेदनशीलता और इतनी योजनाओं की बात करने वाले प्रदेश की सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्यों मुखर नहीं? मैं हमारे दोनों साथियों की बातें सुन रहा था और आपने जो प्रश्न करा है कि सहकारिता में हम पिछड़ रहे हैं, आप पूरे 10 साल के रिकॉर्ड निकाल के देखें। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आज मुख्यमंत्री जी को 10 साल होने हो गए हैं जी, और हम सतत किसानों के हित में और सहकारिता में किसानों को, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है, उद्देश्य है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना जी, और उसमें हम सतत प्रयास कर रहे हैं पूरे विश्व में, भारत में नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय झा साहब कह रहे थे कि 0% ब्याज, मैं तो पूरे विश्व की बात करता हूँ कि ऐसी कोई सरकार बता दे 0% नहीं, मतलब कि आप 1 लाख रुपए लोन ले लो और 90 मूल में भी आप 10% की सब्सिडी। आपने झा साहब की पूरी बात ही नहीं सुनी। नहीं, मैंने सुनी। ये कहा कि ये जो जिसको इस लाभार्थी जो है ना, जिसको मिलना चाहिए, उस तक ये स्रोत नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि भूमि विकास बैंक, सहकारी मर्यादित बैंक, ग्रामीण विकास बैंक ये तो दम तोड़ रहे हैं। नेशनलाइज बैंक में एक किसान क्या पहुंचेगा, क्या बैंक मैनेजर से बात करेगा? उसके टाई सूट, उसके ऑरा से वो प्रभावित हो जाता है, वो वैसे ही वहां जाके खुद को ऋणी महसूस करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी अभी, जैसे आप बता रहे थे जी, जनधन योजना, उसमें भी खाते खोले हैं जी, और वही आप टाई पैंट सूट की जो बात कर रहे हो वो सब सेंट्रलाइज बैंक है।
तो ये जो आप भूमि विकास बैंक की बात कर रहे हो या जिला सहकारी बैंक की बात कर रहे हो, तो इनको भी धीरे धीरे ग्रोथ के लिए सब्सिडी देके और इनको ऋण देके भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार वो ला रही है ताकि किसानों को चलिए ज्यादा से ज्यादा। आपकी बात पर मैं शैलेंद्र साहब कुछ कहना चाहते थे, मैं एक शैलेंद्र साहब से प्रतिक्रिया ले लूंगा। जी शैलेंद्र साहब। मैं एक सीधा सा सवाल है जी। कितने किसानों को लाभ मिला और कितने पैसों का ब्याज का उनको फायदा मिला, ये सरकार अभी तक नहीं बता पाई है। और कितनी पेनल्टी उनके ऊपर लग गई समय अवधि के ऊपर, अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो तस्वीर उलट नजर आएगी। दूसरा एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न पिछली सत्र के दौरान उठा था कि जो सिंगल सुपर फास्फेट खाद होती है वो मार्केट में 260 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बिकी थी, और वही खाद सेवा सहकारी समिति के माध्यम से 305 रुपये की दी गई, तो लगभग 45 रुपये प्रति बैग का लाभ, या एक तरीके से कि ब्याज की अगर मात्रा जोड़ेंगे तो 36% का ब्याज वो पहुंचा 3 रुपये सैकड़े का। तो एक तरफ हम 0% की बात करते हैं और एक तरफ हम महंगी चीजें देते हैं। तो ये कंट्रोवर्टरी बातें हैं कि कहीं का इधर की जेब से उधर की जेब में डालना। आपकी प्रतिक्रिया के बाद मैं चलूंगा झा साहब के पास। झा साहब, जैसे इन्होंने कहा फिरोजिया साहब ने कि जनधन योजना, तो जनधन योजना अब बैंकों को अगर खड़ा करेंगे, ये सब्सिडी देने की जो परंपरा है, अगर जनधन योजनाओं को इन सहकारी समितियों से, ग्रामीण विकास बैंकों से, भूमि विकास बैंकों से जोड़ दिया जाता, जो जनता की पहुंच में भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित हैं। कितने ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें नेशनलाइज बैंक है, बैंकों में एकदम मजमा लग गया, बैंक सब्जी मंडी की तरह नजर आने लगे जनधन योजना के बाद, और खातों की स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। तो मैं जरा इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जनधन योजना से सहकारिता का कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल देखिए दूर की बात है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, डिफरेंट मैटर है। देखिए आप देखिए भूमि विकास बैंक मध्य प्रदेश के, आप एक पूरा शैलेंद्र भाई देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में 90% बैंक बंद होने की स्थिति में हो गए, उनका संविलियन हो रहा है। दूसरी बात आप देखिए सहकारिता में, आप आरबीआई ने जो है 2013 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर घोषित किए सोसाइटीज को, सबसे ज्यादा डिफॉल्टर कहीं पे हैं तो मध्य प्रदेश में सोसाइटीज हैं। तो यानी सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाजपा ने प्रयास नहीं किया, भाजपा ने तो बहुत समय से प्रयास किया हुआ, संघ ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सहकारिता के प्रति इनका ध्यान बिल्कुल वो है। ये फिरोजिया साहब, मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, आरबीआई की 2013-14 की जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें मध्य प्रदेश को सहकारिता के क्षेत्र में सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया। ये आरबीआई की रिपोर्ट है, बिल्कुल मतलब आंकड़े वाली बात है, बिल्कुल प्रूफ्ड बात। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब 12 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो यही भूमि विकास बैंक और ये सब बैंक बंद होने की कगार पे थे, बंद ही हो गए थे लगभग जी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन बैंकों को वापस से आर्थिक मदद, तो सब्सिडी के मार्फत आर्थिक मदद करके इनको खड़ा किया गया, और अभी ये सतत मध्य प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि इनको खड़े नहीं हुए ना, अभी भी वेंटिलेटर चल रहे हैं ना, बंद नहीं हुए, सरकार ने कह दिया बंद करने, बंद नहीं हुए तो क्या हुआ? ये आदेश आ गया अब तो बंद करने, ये तो सिर्फ आरोप लगाने वाली बात है। लेकिन आपने जैसा कि एक बात और बोली थी कि ये जो सेंट्रलाइज बैंक है गाँव में कहाँ है, मैं चूंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूं और मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में गांव में बैंकें अब प्रारंभ हो गई हैं और उसका फायदा भी किसानों को मिल रहा है, और गांव में बैंक खोलने का कारण ही किसान है। अगर जरा महाराष्ट्र और गुजरात की आप एक बार बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात सहकारिता के क्षेत्र में काम करके औद्योगिक प्रदेश बन गए, और यहाँ ये औद्योगिक प्रदेश बनने की चाह में सहकारिता की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। नहीं, हम तो इतने कहना चाहेंगे नवीन जी, ये बताइए कि स्व सहायता समूह हैं वो कितने आज मध्य प्रदेश के अंदर पे कितने नए, जैसे आप कह रहे हैं ना कि स्व सहायता समूह की बात कर रहे हैं हम, जो लोअर स्टेज पे रहता है, कि कितने बैंकों ने उनको सपोर्ट किया। आप नेशनलाइज बैंक आज जो है उनको लोन नहीं दे रहे हैं, और उनको जो लोन पहले हुआ करता था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हुआ करता था, लेकिन आज वो उससे वंचित रह गए हैं। ये गौर करने वाली बात है कि यदि आप जब स्व सहायता समूहों को जब आप लाभ नहीं देंगे तो ये बड़ा रूप लेंगे कैसे, बड़ा आकार लेंगे कैसे? फिरोजिया साहब बताइए, आपके सामने एक प्रश्न में जवाब दूं तो बेईमानी रहेगा। आपकी सरकार है, आपका ही जवाब आना चाहिए। मैं अभी हम तो ये देख रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं कि स्व सहायता समूहों को भी हमने बैंक में ऋण उपलब्ध कराए हैं।
हमारी सरकार पूरी कटिबद्ध है स्व सहायता समूह को और कोऑपरेटिव क्षेत्र में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा। सहकारिता की एक योजना बताइए, आपके पास बहुत योजनाएं हैं, जनधन योजना, लाडली योजना, ये योजना, वो योजना, योजनाओं का अंबार। सहकारिता के लिए एक स्पेसिफिक योजना बता दीजिए कि भाई ये सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी समितियों को, सहकारी बैंकों को, सहकारी सोसाइटीज़ को, इन सबको उन्नत और डेवलप करने के लिए, इनके कौशल उन्नयन के लिए, एक मजबूत आधार के लिए एक योजना बताइए। मेरे पास, चूंकि सरकार के हम प्रचार प्रसार में लगातार उनके साथ रहते हैं, एक भी ऐसा प्रचार प्रसार का मेरे पास तो कोई मुद्दा आज तक आया नहीं सहकारिता। बहुत सारी योजना है, एक बता दीजिए। मैं तो बहुत सारी एक पूछ रहा हूँ, एक योजना सहकारी बैंकों के लिए, एक योजना, उसका नामकरण करने में। दूध संघ की है, दूध संघ में हम सब वो दे रहे हैं किसानों को लोन। संघ घाटे में 25 रुपए लीटर दूध नहीं बिक रहा है। 5 फेडरेशन कब से चली आ रही है, उनकी मांग थी दुग्ध संघ की कि नई फेडरेशन खोली जाए, लेकिन आज तक एक फेडरेशन नहीं बनी। आज बिस्लरी 18 रुपए की एक बोतल है और दुग्ध सोसाइटी में मैं भी किसान हूं, जब बेचने जाते 25 रुपए लीटर का दूध बिकता है। आज हमारा कोई सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि मध्य प्रदेश के बाहर जाता है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश के बाहर, मैं बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात तो समझे। मध्य प्रदेश के बाद हमारे सांची का दूध जा रहा है, महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ के किसानों को महाराष्ट्र करने दीजिए, फिर आपकी बात में आपकी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र की फिरोजा जी, मेरी बात कहने दीजिए। आप भी गांव से जुड़े हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हूं, मैं रोज रात दिन हम ये सब चीजें देखते हैं। आज मध्य प्रदेश में जो किसान है दूध के धंधे से तौबा कर ली है। मध्य प्रदेश में दूध इसलिए ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पे पशुओं की संख्या ज्यादा है, और उसके कारण जब हम पर एनिमल पर लीटर हम दूध निकालेंगे तो वो हमारा बहुत नीचे आएगा। अभी भी हमारे एनिमल्स की क्वालिटी नहीं है। आज मैं गांव से हूं और आज ये स्थिति बन गई है, कोई दूध का धंधा नहीं करना चाहता, वो घाटे का सौदा हो गया, और इसके लिए जवाबदार सरकार है। आज हमारे बाई प्रोडक्ट्स नहीं आए, हमारे अगर बाई प्रोडक्ट्स आते, उनको उचित समय पर उसकी कीमत मिलती, तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होता। और हम अपनी पीठ खुद थपथपाएं, उससे काम नहीं चलता है। अगर पीठ थपथपाए कोई और तो बात चलती है। अभी हम बात कर रहे हैं 0% की बात कर रहे हैं, कोई एलाइड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई एलाइड। सरकार का मूल मंत्र ये होता है कि मिलकर सब काम करें। कोई चीज जो हम नहीं खरीद सकते हैं, 10 लोग मिलकर वो चलें, वो कहीं भी दिख नहीं रहा। अब बताइए क्या कह रहे थे। जैसा कि माननीय पटेल साहब कह रहे थे कि हमारा सप्लाई के बात बोल रहा था, हमारा जैसे सांची दूध है ये महाराष्ट्र में सप्लाई हो रहा है, और जो आप जो दूसरे बाहर के आगे जो 25 नहीं, जो आपने पटेल साहब का जवाब दे रहा हूँ जी, और आप जो बोल रहे थे कि भाव नहीं मिल रहे हैं, तो ये बात सही है कि महाराष्ट्र की सरकार ने वहाँ के किसानों के फेट्स में कमी लाए हैं। तो हमारे यहाँ भी 20 पैसे और 25 पैसे का भी उन्होंने बोला है कि फैट्स कम कर दिए जाएं, और जिस पे मैंने आपत्ति ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अनिल जी, कर्नाटक में क्योंकि अगर 20 पैसे कम होगा तो हमारे किसानों को मतलब भाव नहीं मिल पाएंगे और उनको नुकसान होगा। तो ये बात सरकार को मैंने लेटर भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार भी कर रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में जैसा कि पटेल सरकार के पास लेटर 10 साल बाद पहुंचा है। नहीं 12 साल 10 साल तो शिवराज जी के 12 साल हो गए। मतलब लेटर भी हमने खत तो लिख दिया, हमने खत लिख दिया सरकार को, ना खुदा मिला ना मिसाल सरकार का। बिल्कुल फिरोजिया साहब, पटेल साहब, चूंकि समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा, लेकिन एक सजेशनल प्रतिक्रिया, एक सुझाव और एक सहकारिता के क्षेत्र में अगर उन्नति होती तो क्या होता और क्या करना चाहिए, एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। झा साहब से जानना चाहूंगा, दोनों पक्षों को सुना आपने बखूबी, आपकी एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि अभी तक जो नहीं हुआ, अगर होता तो क्या होता और अब क्या होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से नवीन जी, मेरे को लगता है कि सहकारिता को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप देखिए, वनोपज सहकारी समिति, तेंदुपत्ता संग्रहण सोसाइटी धीरे धीरे दम तोड़ते जा रही हैं, इन ना चुनाव हो पा रहे हैं ना कुछ हो पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन जो इकाइयों को मजबूत किया जाए, और खासतौर पर जब तक राजनीतिक दखलंदाजी इनमें नहीं होगी, यानी कम करने का प्रयास, क्योंकि राजनीतिक दखलंदाजी तो ऐसा है कि अपन खत्म कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसमें कम जब तक के नहीं होगी राजनीतिक दखलंदाजी, तब तक के कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और सहकारिता के लिए एक बड़े मूवमेंट की जरूरत है। बड़े अभी आज देख रहे हैं कि हमारे पास सहकारिता से जुड़े कोई बड़े नेता हैं ही नहीं, चाहे भाजपा के पास हो चाहे कांग्रेस के पास हो। जब से सुभाष यादव जी चले गए तब से उनके पास भी कोई ऐसा सहकारिता का नेता नहीं। तो आज भी जो है ग्रास रूट पे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक जो सोसाइटीज हुआ करती थी, उससे चाहे शक्कर हो, चाहे आपका खाद हो, चाहे बीज हो, सब चीज़ें मिला करती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे दम तोड़ रही चीज़ें। तो निश्चित रूप से आज मेरे को लगता है कि
फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और तब जा करके हम आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हो पाएंगे। चर्चा बहुत रोचक दौर में है, लेकिन समय की प्रतिबद्धता के चलते मैं चर्चा को यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की मूल अवधारणा सहकारिता से थोड़ी दूर खड़ी दिखाई दे रही है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सोसाइटीज के माध्यम से जो सहायताएं मिलती थी, जो अन्य सुविधाएं मिलती थी, चाहे ग्रामीण विकास बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, सहकारी समितियां हो, ये सब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। अपेक्षा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा राजनीतिक दखलंदाजी भी इसका कारण बन रही है और राजनीतिक उदासीनता भी इसका कारण बन रही है। कहीं ना कहीं सहकारी समितियों का विकास, सहकारी बैंकों का विकास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, क्योंकि ये देश और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों की सहयोगी अर्थव्यवस्था है। खेती किसानी पर निर्भर है अर्थव्यवस्था। तो सहकारी समितियों के साथ एलाइड्स जो प्रोडक्ट हों, वो पशुपालन के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में, कुक्कुट पालन के क्षेत्र में, वनोपज के क्षेत्र में ढेरों काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ योजनाओं से घोषणा करने भर से काम नहीं होने वाला है। सहकारिता के क्षेत्र में भले ही सरकार कितने दावे कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत पीछे खड़ा नजर आता है और आंकड़े भी मध्य प्रदेश को मुंह चढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को जो विधानसभा में उठाए उस पर सरकार सार्थकता से विचार करेगी और इस मुद्दे के भी कुछ सार्थक परिणाम निकलेंगे। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।